बिचौलिए का जिक्र हो रहा है। मेजर गौरव आर्या, हजम हो रही है बात बिचौलिए ऐसा वाली। कोई सगा नहीं जिसको पाकिस्तान ने ठगा नहीं। ये पहले कमेंट है। ये पहला कमेंट है, इसके ऊपर और बात करेंगे, लेकिन चलिए आइए चलते हैं और कुछ तथ्य आपके सामने रखूंगा और इन तथ्यों के साथ हम बात करेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान का इस समय जिक्र हो रहा है या पाकिस्तान जिक्र करवाने की कोशिश कर रहा है। कुछ ग्राफिक्स हमारे सामने आ चुके हैं। फंड चाहिए, देखिए हो क्या रहा है। ये है शहबाज शरीफ, डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ है और दूसरी तरफ है ईरान। अब पाकिस्तान को है क्या? फंड चाहिए, एक तरफ से अमेरिका से और दूसरी तरफ से तेल चाहिए ईरान से। मतलब दोनों तरफ अपनी गेम को सेट करने की कोशिश है जी। लेकिन इसमें दो बातें गौरव जो मैं आपको बताता हूं। जो तेल लेता है पाकिस्तान ईरान से, वो 90% स्मगल्ड ऑयल है। वो पाकिस्तानी रियासत नहीं, पाकिस्तानी रियासत के और पाकिस्तानी फौज के स्मगलर हैं। उनके आशीर्वाद से ये लोग बलूचिस्तान के अंदर स्मगल करते हैं। तो उस किस्म का तेल आता है। ये नॉर्मल तेल की पाइपलाइन बननी थी, इसने नहीं करी। क्यों? क्योंकि सैंक्शन्ड ऑयल है। क्यों? जैसा आपने लिखा है, फंड चाहिए। लिखा ना आपने, फंड चाहिए। अगर आप उनसे तेल लेंगे तो ये गुस्सा हो जाएंगे। इनके डर के मारे उनको धोखा दे दिया है। ये चोर रास्ते से तेल आ रहा है। चोर रास्ते से तेल आ रहा है। पूरा स्मगल्ड माल है बलूचिस्तान से जो आ रहा है। चलिए अगला ग्राफिक आएगा। हथियार चाहिए, अमेरिका से हथियार चाहिए और इधर शिया मुसलमान को खुश भी करना है। ये भी एक पाकिस्तान के जहन में दिन रात बात गूंजती रहती होगी कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। जी, इसमें भी दो बातें हैं, मैं आपको बता दूं। पहली चीज तो यह है कि हथियार जो पाकिस्तान के पास हैं आज की तारीख में, वो ज्यादातर ऑलमोस्ट 80% हथियार अमेरिका से नहीं, चाइना से आते हैं। यस, आप ये देखिए पाकिस्तान क्यों पिटा। ऑपरेशन, ऐसी बात नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर में अमेरिकन हथियार होते तो उसको मार नहीं पड़ती, लेकिन ज्यादा इसलिए पड़ी क्योंकि उसके पास चीनी हथियार हैं और सबके सब फेल हो गए। वही हथियार वेनेजुएला में फेल हुए, वही हथियार ईरान में फेल हो गए। तो चाइनीज वेपन्स आर अ फेलियर, ये पहली बात है। दूसरी चीज, जहां तक शिया मुसलमान हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि पाकिस्तानी फौज के अंदर, और ये बड़ी सेंसिटिव मामला है, ये पाकिस्तानी फौज के अंदर शिया मुसलमान हैं। अगर वो हथियार उठा लेते हैं अपने स्टेट के खिलाफ, क्योंकि ईरान के लिए दे आर वेरी इंपॉर्टेंट और वो ईरान को इंपॉर्टेंट समझते हैं, ईरान उनको इंपॉर्टेंट समझता है। विद्रोह ना हो जाए अंदर, वो भी ध्यान में रखना होगा पाकिस्तान। सबसे बड़ी बात ये विद्रोह है। जी, अगला पॉइंट आ गया। अफगानिस्तान पर दबाव बनाने की एक कोशिश है, जिस तरीके से दोनों देशों के बीच इस समय स्थिति है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान चाहता क्या है, ये देखिए क्या लिखा हमने जी। आपको लग रहा है कि यही चाहता है? ये हो पाएगा कभी जिंदगी में? देखिए, सम्मान, इज्जत, ये सब चीजें ऐसी हैं जो पाकिस्तान के शब्दावली में है नहीं। ये फॉरेन लैंग्वेज है उनके लिए। उनको ये सारी चीजें समझ में नहीं आती। जहां तक कह रहे हैं अफगानिस्तान पर दबाव, डेफिनेटली पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान को कंट्रोल करे। अफगानिस्तान को हर समय पाकिस्तानी फौज ने अपना 5वां सूबा यानी कि 5th स्टेट समझा है। और आज की तारीख में जब वहां से अटैक होता है या उनके साथ लड़ाई होती है, तो इनको हजम नहीं हो पाती पूरी बात। दे वॉन्ट टू कंट्रोल अफगानिस्तान, कि अफगानिस्तान में कौन लीडर बनेगा, हमारी बात मानता है, नहीं मानता है। एक वो बात है। दूसरी चीज, भारत की तरह सम्मान, ये अलिफ लैला की कहानियां हैं गौरव, ये अलिफ लैला की कहानियां हैं। सम्मान भारत की तरह, उनको किसी भी तरह का सम्मान नहीं है। सम्मान और पाकिस्तान, ये दोनों अलग है। दीज आर ऑपोजिट्स। इनका कोई आपस में एक तरफ सम्मान, एक तरफ पाकिस्तान। दीज आर डिफरेंट थिंग्स। बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट। चलिए अगला पॉइंट आ जाएगा जिसके ऊपर मैं बात करूंगा। अफगानिस्तान पर दबाव का जिक्र हो गया, भारत की तरह सम्मान की बात आपने कर दी, लेकिन मेरा पॉइंट यह भी है कि पाकिस्तान सब कुछ करने की कोशिश तो यही कर रहा है कि इधर से भी कुछ मिल जाए, उधर से भी कुछ मिल जाए, तो उसके ऊपर बात हो रही है। लेकिन इस सबके बीच सवाल है कि क्या पाकिस्तान अमेरिका और IMF के ऊपर भी जो नजर बनाए हुए है, उसका भी एक हम निचोड़ कहें कि ये स्थिति बनाने की कोशिश कर रहा है? पूरी दुनिया में वर्ल्ड लेवल के ऊपर आकर अपनी जमीन पे कोई समझौता करवाने की जो बातचीत या कोशिश कर रहा है? देखिए, इसमें दो बातें फिर से मैं आपको बता देता हूं और सीधी बात करते हैं। सबसे पहली बात तो, ईरान ने सबके ऊपर मिसाइल मार दी। जितने भी मुस्लिम देश थे जिनके पास तेल है, गैस है, ऐसा कोई नहीं है जिसके ऊपर ईरान ने मिसाइल नहीं मारी। नीचे ओमान है, ऊपर जॉर्डन है जी, इजराइल बगल में है जो कि मुस्लिम देश नहीं है, लेकिन उसके नीचे देखिए सऊदी अरब है। फिर आप कुवैत की बात करें, फिर आप कतर की बात करें, फिर आप UAE की बात करें, तो सब पे मिसाइल मार रखी है। अब बात करेगा तो करेगा कौन? पहली बात। दूसरी चीज यह है कि पाकिस्तान यह चाहता है कि किसी तरीके से काम आए। सऊदी अरब कह रहा है अटैक करो ईरान के ऊपर, तुमने तो हमारे साथ डिफेंस डील साइन कर रही है। आपने वादा करा है कि अगर सऊदी अरब पे हमला है तो पाकिस्तान के ऊपर हमला है। अब मानो पाकिस्तान के ऊपर हमला हो गया तो आप अटैक क्यों नहीं कर रहे? तो आइए गौरव आर्या, मेजर गौरव आर्या, हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। और आपने जो जिक्र कर दिया कि पाकिस्तान जिस तरीके से चाह रहा है, जी, चाहने से तो कुछ नहीं होता ना, चाहता तो हर कोई बहुत कुछ है। उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान बार बार शांति दूत बनने का नाटक करता है, लेकिन नतीजा हमेशा धोखा और नुकसान में बदल जाता है। क्या सहमत है? मैं
मैं गौरव, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं 1 मिनट में एक बात बताना चाहता हूं। जी। पाकिस्तान के अंदर पीएसएल हो रहा है, 6 लोकेशन में होना था, वो 2 हो गई। जी। ये एक T20 का मैच नहीं करवा पा रहे। इनकी 23 मार्च की सबसे बड़ी परेड होती है, वो डर के मारे 23 मार्च की परेड नहीं करवा पा रहे पाकिस्तानी, और अब पाकिस्तानी कह रहे हैं कि समझौता करवाएंगे। जो एक T20 का मैच नहीं करवा पा रहा, वो समझौता कैसे करवा सकता है? पाकिस्तान का एक चुंगी नाके की तरह इस्तेमाल हो रहा है। नोएडा में है ना डीएनडी, लोग पैसा देते हैं टैक्सी वाले, वो पाकिस्तान है। ये चुंगी नाका स्टेट है, इसको पैसा देके बोला कि तुम होस्ट करो। पाकिस्तान सोचता है बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। कोई डिप्लोमेटिक विक्ट्री नहीं है, क्योंकि डिप्लोमेसी में सबसे बड़ी चीज होती है गौरव, क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी क्या है पाकिस्तान की? जी बिल्कुल, शांति समझौते का हम जिक्र कर रहे हैं और जिसमें पाकिस्तान अपनी एक भूमिका बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सवाल इस सबके बीच यही है कि समझौता हो पाएगा या पाकिस्तान कोई भूमिका निभा पाएगा। पाकिस्तान ने, मैं आपको यह भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से जो नतीजा रहा है इससे पहले जो कुछ हुआ है। पाकिस्तान ने 2020 में यूएस तालिबान दोहा पीस एग्रीमेंट में अहम भूमिका निभाई। पाकिस्तान ने समझौते के लिए दोहा में पॉलिटिकल ऑफिस दिया, तालिबान नेतृत्व का सपोर्ट कर दिया, दावा भी किया कि अफगानिस्तान में अब स्थिर सरकार आएगी, लेकिन नतीजे उसके खिलाफ आ गए। 2021 में काबुल में तालिबान ने कब्जा कर लिया। तालिबान ने तहरीके तालिबान पाकिस्तान का समर्थन कर दिया और इसी टीटीपी ने पाकिस्तान पर हमले करके उसे दहला दिया। ये जो चीजें हो रही हैं उसका मैं जिक्र कर रहा हूं कि इससे पहले भी ये ऐसी कोशिशें की गई हैं, लेकिन नतीजा क्या निकला वो हमारे सबके सामने। जी, आज की तारीख में गौरव आपको पता है ये तालिबान क्यों इतना रूठा हुआ है पाकिस्तान से? मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, एग्जांपल हजारों हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूं। तालिबान क्यों परेशान है, पाकिस्तान से क्यों नफरत करता है? आपने दोहा एग्रीमेंट की बात करी, दोहा अकॉर्ड की बात करी। साइन करने वाला तालिबान की तरफ से था मुल्ला बिरादर। मुल्ला बिरादर को पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान बुलाया, आप हमारे मेहमान हैं, हम सबसे ज्यादा मेहमान नवाज कौम है, पाकिस्तानी कौम सबसे मेहमान नवाज। और जब वो आया तो उसका स्वागत किया गया और 9 साल पाकिस्तानियों ने मुल्ला बिरादर को जेल में रखा और उसे टॉर्चर किया। ये पाकिस्तानी सारे तालिबान की लीडरशिप के साथ कर चुके हैं। दैट इज व्हाई यू सी द हेट्रेड। ये नफरत है ना तालिबान की पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान, मैं आपको बता रहा हूं, उनका एक एम्बेसडर था, उस एम्बेसडर ने लिखा है माय लाइफ विद द तालिबान में कि साहब ये 2 मुआ लोग हैं, इनके मुंह में 2 जबानें हैं, ये सबसे अलग अलग बातें करते हैं। आगे बढ़ेंगे कमांड सेंटर विद मेजर गौरव आर्य में बात करेंगे कि पश्चिम एशिया में चल रही जंग में बैकफुट के ऊपर है कौन। इसके ऊपर बात होनी बहुत जरूरी है। बैकफुट के ऊपर है कौन? दरअसल युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत के संकेत दिए हैं और इसका मतलब यह है कि अब अमेरिका इस जंग का एक कूटनीतिक समाधान चाहता है, क्योंकि इस जंग का असर सीधे सीधे वैश्विक तेल संकट से जुड़ा है। खुद अमेरिका की अर्थव्यवस्था से पूरी गेम जुड़ी हुई नजर आ रही है। क्या खत्म हो गया ईरान का बारूद? इजराइल का आयरन डोम फेल? क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ऑयल ब्लैकमेल में फंस गए हैं? पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका इजराइल के प्रहार ने उसकी सैन्य क्षमता की लगभग कमर तोड़ दी। बावजूद इसके ईरान मिसाइलों की बौछार करने में पीछे नहीं, लेकिन दावे के मुताबिक अंदर की खबर यह है कि ईरान में सर्वोच्च नेता अली खामेनी की मौत के बाद ईरान का कमांड एंड कंट्रोल बिखर चुका है। ईरान का सैन्य पतन। दावे के मुताबिक ईरान के कई मिसाइल डिपो तबाह हो चुके हैं। अमेरिकी बमबारी ने ईरान की जवाबी हमला करने की क्षमता को 60 से 70% तक कम कर दिया है। नतीजा यह है कि ईरान अब सीधी जंग लड़ने की पोजीशन में नहीं है, अब वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। इजराइल का इंटरसेप्टर संकट। उधर भले ही इजराइल हमलावर है, लेकिन वो एक खतरनाक जाल में फंस गया है। जंग में ईरान की मिसाइल टेक्निक के आगे इजराइल के आयरन डोम थके हुए नजर आते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के पास इंटरसेप्टर मिसाइलों का स्टॉक खतरनाक स्तर पर कम हो गया है। इसके साथ ही इजराइल चौतरफा वॉर झेल रहा है। एक तरफ ईरानी मिसाइलें, दूसरी तरफ उत्तर से हिजबुल्ला और दक्षिण से हूथी, दोनों इजराइल पर हमले करने से बाज नहीं आ रहे। डोनाल्ड ट्रंप पर प्रेशर। सुपर पावर अमेरिका पश्चिम एशिया में बहुत भारी है, लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट पर बैन लगाकर ईरान ने ग्लोबल मार्केट में आग लगा दी है, जिससे कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, जिसके बाद अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप को भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि युद्ध की लागत अरबों खरबों डॉलर के पार पहुंच गई। शायद यही वजह है कि ट्रंप ने जंग के बीच बातचीत के संकेत दिए।
उधर इस जंग में अरब के कई बड़े देश बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि ईरान के निशाने पर अरब के तेल के कुएं और अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं। इसलिए ईरान बिना संकोच अरब देशों पर ताबड़तोड़ प्रहार कर रहा है। तो अब सवाल यही है कि बैकफुट के ऊपर है कौन? लाख टके का सवाल है मेजर गौरव आर्या। बैकफुट पर कौन है? ईरान है, अमेरिका है, इजराइल है, कौन है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ओवरऑल एक परिप्रेक्ष्य में देखें लॉन्ग टर्म, तो ईरान बैकफुट में है। ऐसा लग नहीं रहा है कि ईरान बैकफुट पे है, क्योंकि ईरान ने सबकी रातों की नींद जो है वो हराम कर दी है। तो सब, आप किसी से पूछिए, सबका एनालिसिस यही कि नहीं, ईरान जो है उसने सबको मजबूर कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, और ऐसा क्यों नहीं है ये मैं आपको 3 पॉइंटों में बताऊंगा। सीधी बात यह है, सबसे पहली बात, जैसा आपने बताया अभी, ईरान का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तबाह हो गया है। तो ईरान यह कह रहा है कि उसकी जीत दूसरों को दर्द पहुंचाने में है। अब ईरान का कोई ऐसा टारगेट नहीं रह गया, बस तेल के दाम बढ़ते रहें, ईरान नेगोशिएट करे, पहली चीज। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि सब लोग दिखा रहे हैं तल अवीव में यह हो गया तो डेविड स्लिंग बर्बाद हो गया, तो आयरन डोम फेल हो गया। देखिए, अगर आप 100 मिसाइल मारेंगे, कोई भी सिस्टम 90-95% मिसाइल रोक लेगा, 100% कोई भी सिस्टम नहीं रोक सकता दुनिया में। लेकिन क्या आपने कोई वीडियो ईरान का देखा? क्या कोई संवाददाता किसी का भी ईरान के अंदर है जो कहता है कि मैं फलाना बोल रहा हूं और मैं तेहरान में खड़ा हूं और देखिए कितने मजे आ रहे हैं? तेहरान को उन्होंने बिल्कुल एक फुटबॉल पिच बना दिया है। पूरे ईरान में इतने बम मारे हैं कि उनको यही नहीं पता कि मैन्युफैक्चरिंग कहां पे चल रही है उनके रॉकेट्स की। और तीसरी चीज, डोनाल्ड ट्रंप साइड बाय साइड वो चाइना से भी डील कर रहा है और वो कर रहा है इजराइल से डील, कि इजराइल से कह रहा है कि तुम यहां पे मारो, मैं चुप रहता हूं। मैं चाइना से डील कर रहा हूं, मैं रशिया से डील कर रहा हूं, एक काम करो चुपचाप से। मैं उनसे बोलता हूं कि ठीक है, यूक्रेन पे हम लोग हल्का हाथ रखते हैं, तुम ईरान से अपने संबंध काट दो। ये रशिया ने ऑफर किया था, ये रूस ने ऑफर किया था दोस्तों। तो ईरान के दोस्त भी ज्यादा वफादार नहीं है। रशिया ने साफ सीधी बात बोल दी। रशिया ने यह बोला है, यूक्रेन में आप दखलंदाजी बंद कर दीजिए, हम ईरान की हेल्प करना बंद कर देंगे। यह बात चल रही है गौरव असली जी। तो मैं अगर इसको बहुत लॉन्ग टर्म में देखूं कि एक 10-20 साल की भी अगर बात कर लें, दुनिया में यह भी बात हो रही है, तो आपको लग रहा है कि ईरान आज बैकफुट के ऊपर है और इसका असर ईरान के ऊपर ज्यादा। बिल्कुल मैं यही कह रहा हूं कि ईरान के ऊपर लॉन्ग टर्म बहुत इंपैक्ट पड़ेगा, बहुत ज्यादा, क्योंकि ईरान ने सबसे लड़ाई मोल ली। देखिए, अगर आप सिर्फ इजराइल से लड़ते तो बाकी मुसलमान देश ये कहते कि हां, हमें तेल का प्रॉब्लम हो रही है, हम लोग तेल एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, हमारा रेवेन्यू रुक गया, हमारा इन्वेस्टमेंट रुक गया, लेकिन हम ईरान के साथ खड़े हैं, शांति। आज की तारीख में आपको तो पता ही है सऊदी अरब क्या कह रहा है। सऊदी अरब का क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान डोनाल्ड ट्रंप को फोन करके कहता है कि ठोक दो इनको एक बार, और तब तक मत रुकना जब तक पूरे के पूरे नस्ल नाबूद ना हो जाए। बार बार सऊदी अरब सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को एक बात बोल रहा है कि छोड़ना नहीं इनको, अभी बीच में मत छोड़ना, अब तुमने लड़ाई शुरू कर दी है ना, अब इसको खत्म करके मानना। चलिए, सबके बीच सवाल यह भी है कि जो पश्चिम एशिया में चल रही जंग है उसमें बैकफुट के ऊपर है कौन? ये सवाल है जिसको हम बात कर रहे हैं मेजर गौरव आर्या के साथ। ईरान के टॉप लीडर्स की मौत के बाद उसका कमांड सेंटर टूट चुका है या टूटा हुआ नजर आता है, तो उधर हार्मुज स्ट्रेट बंद होने से तेल संकट है दुनिया में। ये दोनों आपको लग रहा है कि इफेक्ट कर रहा है? ईरान उस तरीके से डेंट कर गया उसको, ईरान को? नहीं, बिल्कुल यही तो मेन पॉइंट है गौरव, जो आपने बात बोली है, यही तो असली बात है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात समझाता हूं, जो हमारे व्यूअर्स हैं सीधी बात समझिए। मुश्तबा खमेनी सुप्रीम लीडर है, आपने देखा उसका कोई वीडियो? 28 तारीख के बाद अगर किसी ने कोई वीडियो जारी करा हो कि मैं मुश्तबा खमेनी हूं, मैं लाइव हूं, मेरा रिकॉर्डेड वीडियो है, किसी ने कुछ नहीं देखा। जब इन्होंने शपथ ली, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जब शपथ ली, वफादारी की शपथ ली, तो सामने भाई की फोटो लगी थी, फोटो पे शपथ ली है। शपथ इंसान के सामने ली जाती है, उन्होंने फोटो पे शपथ ली है कहां मुश्तबा खमेनी? डर की बात लोगों को क्या लग रही है कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर इज नाउ इन चार्ज। जो रेडिकल फैक्टर्स हैं, जो एक्सट्रीमली रेडिकल फैक्टर्स हैं, जो मरने की बात करते हैं, वो लोग ईरान की किस्मत को आज की तारीख में डिसाइड कर रहे हैं। ये बात है जो आपको लग रहा है ना कि ईरान इतने रॉकेट फायर कर रहा है, ये सब कर रहा है, क्यों? इसीलिए क्योंकि उन्होंने एक छितराया हुआ, एक बिखरा हुआ सिस्टम इन प्लेस कर दिया है, जिसमें वन मॉड्यूल इज नॉट रिलेटेड टू द अदर मॉड्यूल। ये दोनों मॉड्यूल आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं, सब लोग इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, सब लोग रॉकेट मार रहे हैं, जहां से रॉकेट आ रहे हैं फिर मार रहे हैं। कोई कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक आज की तारीख में नहीं हो रही है। और मैं फिर एक बात कहना चाहता हूं गौरव,
मैं जी। फिर एक बात कहना चाहता हूं, सब लोग ये कह रहे हैं कि तल अवीव में मिसाइल, क्योंकि इजराइल ने मीडिया को परमिट करा है कि अगर मिसाइल गिर रही है तो कैमरे से दिखाओ गिर रही है मिसाइल। मैं ये कहना चाहता हूं, ईरान क्यों नहीं परमिट करता? ईरान बोले कि जुल्म हो रहा है हमारे खिलाफ। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सऊदी अरब चाहता है ईरान पर हमले जारी रहे। हालांकि सऊदी अरब ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि हम शांति के पक्ष में हैं। वहीं ईरान का मुस्लिम देशों से एकजुट होने की एक अपील का मामला भी सामने आया कि अपील की जा रही है। मेजर गौरवारिया, ये और भड़क सकता है युद्ध, इसका मतलब क्या निकाला जाए, निचोड़ क्या निकाले हम कि सऊदी कह रहा है कि नहीं आप बम मारिए और बम मारिए। जी गौरव, मैं आपको दो बातें बताऊंगा यहां पे, और दो बातें हैं। पहली चीज, ये लड़ाई शुरू होने से पहले सबसे पहले सऊदी अरब ने बोला था इजराइल को भी और अमेरिका को भी, खास तौर से मोहम्मद बिन सलमान ने फोन करा था डोनाल्ड ट्रंप को कई बार, एक बार नहीं कई बार फोन किया कि ठोको ईरान को, मारो बम, क्योंकि ये लोग जब तक हैं तब तक पूरे मिडिल ईस्ट में आग लगती रहेगी। पहली बात। दूसरी चीज, ये जो मुस्लिम देशों की एकता की बात कर रहा है, बेसिकली सऊदी अरेबिया ये कह रहा है कि एक हो जाओ क्योंकि तुम सबके ऊपर वार करा है ईरान ने। और तीसरी चीज, आज की तारीख में जब दुनिया को यह लग रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप एक कदम पीछे ले रहे हैं, इज ही मूविंग बैक, क्या वो पीछे ले रहे हैं, सऊदी अरब कह रहा है नहीं, आगे बढ़ने का वक्त है, लड़ाई शुरू करी है, लड़ाई को खत्म करो, बीच में लड़ाई को मत छोड़ो। अगर बीच में लड़ाई को छोड़ा, ईरान और मजबूत हो जाएगा और फिर कल ही हमारी नाक में दम करेगा। इसको आज खत्म करो। चलिए, सऊदी की बात होगी और इसके बीच मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं। क्या और भड़केगा अरब युद्ध? मुस्लिम वर्ल्ड में वर्चस्व की लड़ाई, ईरान के खिलाफ खाड़ी प्लान, अरब युद्ध अब चौथे हफ्ते में दाखिल हो चुका है, लेकिन अब जंग में नया मोड़ आ गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अरब युद्ध और भड़क सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने ट्रंप को ईरान के खिलाफ हमले जारी रखने के लिए कहा है। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी प्रिंस इस जंग को ऐतिहासिक मौका मान रहे हैं, जिससे पूरे मिडिल ईस्ट का पावर बैलेंस बदला जा सकता है। यानी साफ है कि सऊदी इस वक्त ईरान को पूरी तरह कमजोर करने के मूड में दिख रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर सऊदी अरब ने इस दावे से इनकार किया। सऊदी अरब सरकार का कहना है कि वो हमेशा से शांति समाधान के पक्ष में रही है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि सऊदी अरब ने अमेरिकी सेना को किंग फहद एयरबेस तक पहुंचने की भी अनुमति देने पर सहमति जता दी। उधर यूएई भी ईरान की अरबों डॉलर की संपत्तियों को फ्रीज करने पर विचार कर रहा है। खाड़ी देश अब सैन्य और आर्थिक दोनों स्तरों पर ईरान के खिलाफ सख्त रुख अपना रहे हैं। उधर ईरान ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ एकजुट होने की बात कही है। ولا نحتاج إلى دولة تنظر إلى المسلمين على أنهم كائنات لا قيمة لها فلا ترى فيهم إلا ما تختزنه أرضهم من ثروات ونفط وغاز فأي خير جلبته لكم أمريكا وقواعدها في المنطقة فلو أنكم اليوم تعرضتم لعدوان الجيش الكيان الصهيوني فهل سيطلق الأمريكيون رصاصة واحدة دفاعا؟ भले ही ईरान खाड़ी देशों से एकजुट की बात कर रहा हो, लेकिन ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों ने खाड़ी देशों के लिए खतरा बढ़ा दिया है। तेल बाजार में उथल-पुथल है और सबसे बड़ा संकट है दुनिया के अहम तेल रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, जहां से गुजरने वाला हर जहाज अब खतरे में है। वहीं मुस्लिम वर्ल्ड पर वर्चस्व की ये लड़ाई हो चुकी है। दोनों चाहते हैं कि पूरी मुस्लिम दुनिया में उनका प्रभाव बना रहे। तो सऊदी का भी हम जिक्र कर रहे हैं, सऊदी अरब का, और इस बीच इस जंग में सऊदी अरब की स्टेटमेंट बिल्कुल एक नई पिक्चर लाकर खड़ी कर रही है। लेकिन इस सब के बीच मैं बात करूंगा कि ईरान के खिलाफ अरब देश एकजुट क्यों हो रहे हैं, यह भी समझा जाए तो बहुत जरूरी है। पहला कारण है कि ईरान के तीखे तेवरों को कम करना है। लगातार हमलों के बीच अरब देश चाहते हैं कि ईरान की आक्रामकता के ऊपर ब्रेक लगे। अगला पॉइंट क्या है उसको भी समझिए। ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा, तेल गैस पर टिकी अर्थव्यवस्था, उसे बचाने के लिए भी सुरक्षा ये बड़ा अहम मुद्दा है। हॉर्मुज पर ईरान की पकड़ कमजोर करना भी इसके पीछे एक लक्ष्य है। और वहीं एआई डेटा सेंटर को बचाना, सऊदी अरब और यूएई और अरबों का एआई निवेश अब खतरे में भी है। मैं एक और पॉइंट का जिक्र करता हूं, मेजर गौरवारी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। ईरान से पावर बैलेंस छीनने का भी मौका नजर आ रहा है। मेजर गौरवारिया, मेरे जहन में सबसे पहला सवाल यही आ रहा है कि ये ईरान अकेला क्यों है, इसको किसी का साथ मिडिल ईस्ट में क्यों नहीं है?
गौरव देखिए, सीधी बात समझिए, ईरान हर समय अकेला था। ईरान पहली बार अकेला नहीं हुआ है। ये जितने भी मिलिट्री बेसिस बनाए हैं यूएस में, मिडिल ईस्ट में, उनमें से एक कारण ईरान भी है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं। हम बात करते हैं हुथियों की, हम बात करते हैं हमास, हिजबुल्ला और ऐसे 1 दर्जन टेरर आउटफिट्स की। वो ईरान ने कहां पे रखे हुए हैं? कोई लेबनान में है, कोई यमन में है, कोई सीरिया में है, कोई फिलिस्तीन में है, कोई सऊदी अरब में है, कोई बहरीन में है, कोई कुवैत में है, कोई कतर में है। ये सब लोग ईरान से परेशान हैं। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। हम लोगों को एक गलतफहमी है कि 28 तारीख को लड़ाई शुरू हुई, 28 फरवरी को बम गिरे, तब लोगों ने बोला कि नहीं, अब तो ईरान है, हमारे ऊपर बम मार रहा है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, लिहाजा ईरान गलत है। नहीं,